अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गाड़ी दरवाजे के सामने खड़ी थी। अंदर खड़े रज़ा पूरी तरह से कांप चुके थे। क्या बेबसी थी। शायद ही कोई बाप अपनी औलाद के आगे इतना बेबस होता होगा जितना शामिर ने उन्हें कर दिया था। वो ज़ब्त का कड़वा घूंट हल्क से उतारते बाहर निकले थे और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठे ड्राइवर को देख उन्हें खामोश रहना ही बेहतर लगा था। गाड़ी जैसे ही SM मेंशन के बड़े से वसी पोर्च पर रुकी, पैलेस के अकबी दरवाजे पर खड़ी तमीना बेगम की धड़कनें भरी थीं। रात से इस वक्त तक वो टीवी, मोबाइल, तकरीबन हर जगह पर उछलती न्यूज़ देख चुकी थी और कल रात से अपने जिगर के गोशे से राब्ता ना कर पाना उन्हें जलते कोयलों पर जलने के मुतरादिफ लगा था। गाड़ी का डोर खोले वो नीली आंखों वाला शहजादा अपनी पूरी शान से बाहर निकला था। उसके सर पर बंधी सफ़ेद पट्टी देख तमीना बेगम की सांसें थम सी गईं। वो अंधाधुंध भागती हुई पोर्च में पहुंची थी। मीर, मेरी जान, ये क्या हुआ है तुम्हें? चोट कैसे आई? उसके बाजू को थामे वो उसके सर को छूते किसी पागल की तरह हरासा सी पूछ रही थी। रज़ा साहब तो बीवी के पागलपन पर सख्त तलमलाए थे। इससे पहले कि शामिर माँ से फारिग होता, वो ईजल को बाहर निकलने का इशारा करते खुद भी तेजी से बाहर निकले थे। माम, कुछ नहीं है यार, बस थोड़ी की चोट आ गई है। वो मुस्कुराता उन्हें खुद में भेंजे मोहब्बत से उनकी पेशानी को चूमते हुए बोला, जबकि तमीना बेगम तो अब वाज़े हिचकियों से रो रही थी। एक लौती औलाद जिसे आज तक उन्होंने आंच नहीं आने दी थी। इतनी बड़ी चोट देख वो दहल सी गई थी। ममता का दिल पिस चुका था इस लाडले के लिए। शामिर रज़ा साहब को जाता देख चुका था, मगर माँ को दूर नहीं कर सकता था। वो बस अपनी माम की वजह से 2 मिनट के लिए खामोश था। मेरी जान, वो लड़की कहाँ है वो? माम, हम अंदर चलकर बात करते हैं। वो हाथों की उंगलियों पर उनके आंसू चुनता उन्हें साथ लगाए अंदर दाखिल हुआ। पैलेस में बिल्कुल सुन्नाटा था। शायद कल से मुलाजिमों को छुट्टी दी हुई थी। शामिर की शार्प निगाहें पूरे पैलेस का इहाता किए हुए थीं। उसने एक तेज नज़र सीढ़ियों से उतरते अपने डैड पर डाली, जो ईजल को कहीं किसी रूम में छोड़ आए थे। उनकी चालाकी पर वो कहका लगाते जोर से हंसने लगा। रज़ा साहब ने हैरत से उसे देखा और यही हाल तमीना बेगम का भी था। वो इसके हंसने की वजह समझने से कासिर थीं, मगर रज़ा जानते थे इसकी ये मकरू हंसी उन्हीं के लिए हुआ करती थी। डैड, आप जानते हैं वो मेरे रूम में तब भी मौजूद थी जब वो मेरे लिए एक एडवेंचर थी, और इस वक्त तो वो शामिर बेग की ज़िद बन चुकी है। आप उसे जितना मुझसे दूर करेंगे मैं उसके उतना ही करीब होता जाऊंगा। उसके लफ्ज़ों में जुनून था, ज़िद, अकड़ और जाने क्या कुछ नहीं था। रज़ा के साथ साथ ईजल, जो वहीं किसी एक कमरे के दरवाजे से लगी उसकी बातें सुन रही थी, वो एकदम से फर्श पर गिर सी गई। वो जान चुकी थी इस शख्स की ज़िद, उसका पागलपन, और अब उसका खुद को बचा पाना बिल्कुल वैसे ही नामुमकिन था जैसे जंगल में रहते हुए शेर से हिरन का खुद को बचा पाना। शट अप शामिर, मैंने वादा किया है उससे। ईजल के करीब नहीं जाओगे तुम। अगर कोई और लड़की पसंद है तो बताओ। वो उसे प्यार से लालच देने लगे। जानते थे अगर वो प्यार से ना माना तो उसे मना पाना इंतहाई नामुमकिन था। दुनिया की हर लड़की ईजल जावेद अख्तर नहीं है डैड, और मुझे वही सूट कर रही है फिल वक्त। फिर कुछ दिनों के बाद अगर आपकी ये डील अवेलेबल हुई तो मैं उसे ज़रूर कबूल करूंगा। वो किसी बड़े बिजनेसमैन की तरह सर को घुटनों तक झुकाए मुस्कुराता हुआ बोला, जबकि उसके अल्फाज, उसके बेबाक अंदाज पर रज़ा कलस के रह गए। तुम चाहे कुछ भी कर लो, ईजल उस कमरे में रहेगी कि जहां मैं इसे रखना चाहूंगा। वो उसके बाप थे। उससे ज्यादा सख्त और जिद्दी लहजे में बोले, वो मेरी बीवी है और उसे मेरे कमरे में ही रहना होगा। वो खुदसरी की सारी हदें पार करता अपने लफ्ज़ों पर जोर देता बोला था, नहीं, वो तुम्हारे कमरे में हरगिज नहीं रहेगी, और ये बात सहन नशीन कर लो। इस बार तुम्हारी जिद पूरी नहीं होने दूंगा मैं। वो उंगली उठाए संजीदगी से बोले। शामिर हल्का सा हंसा। गाल पर उभरते गढ़े ने अपनी छिप दिखाई। जिद भी कहते और भूलने का भी, अब तो ये नामुमकिन है डैड। शी इज़ ओनली माइन एंड आई विल गेट हर। वो लफ्ज़ों पर जोर देता संजीदगी से बोला था। लहजा जिद से भरपूर था। रज़ा साहब ने उसे देखते एक नज़र अपनी बीवी पर डाली, जो इस सारे मामले में खामोश सामीन बनी खड़ी थी। तो फिर कर लो जो कर सकते हो शामिर रज़ा बेग। रज़ा बेग का ये चैलेंज है। ईजल तुम तक तुम्हारे कमरे तक कभी नहीं जाएगी, और शामिर रज़ा बेग का ये आपसे वादा है कि आज रात 10 बजे से पहले ईजल शामिर बेग मेरे कमरे में होगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अपनी जुनून से भरी नीली आंखें उनकी स्याह आंखों में गाढ़े वो चैलेंजिंग अंदाज में उन्हें देखता आंख बजा कसी उन्हीं कदमों से घर से निकल गया। ईजल कब से यूं ही बुत बनी बैठी थी। क्या सोचा था उसने और क्या बन रही थी उसकी जिंदगी?
एक ऐसा जालिम शख्स उसका मुकद्दर बन चुका था जो सिर्फ और सिर्फ उसे हासिल करना चाहता था। उसकी सोच, उसकी ख्वाहिश, उसकी खुशी, उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता था। कल रात से एक ही पोजीशन में बैठ बैठ उसकी कमर अकड़ चुकी थी। दर्द से वो बुरी तरह से कराहती फर्श से उठी। शामिर चाह चुका था, इतना तो वो जान चुकी थी, मगर उसके बाद ना तो रजा उसके पास आए थे, ना ही उसे देखा था। वो कल से इसी जोड़े में मलबूस थी और अब तो उन मोतियों की वजह से उसे सख्त किस्म की खराशें महसूस हो रही थीं। वो आंखें मीचती उस आलिशान महल नुमा कमरे को देखने लगी, जिसका हर कोना शीशे की तरह जगमगा रहा था। ईजल ने नजर सामने दीवार की तरफ उठाई। शीशे की कबर्ड से नजर आते लेडी सूट को देख उसने तशक्कुर भरा सांस लिया और धीमे कदमों से चलती वो कबर्ड तक पहुंची। रजा उसे अपने कमरे में छोड़कर गए थे। वो जानते थे शामिर हर जगह देखेगा, मगर उनका कमरा नहीं देखेगा। इसीलिए वो ईजल को नीचे अपने कमरे में छोड़ सीढ़ियों की तरफ गए थे और शामिर को अंदर आता देख सीढ़ियां उतरने लगे ताकि उसे शक ना हो। तमीना बेगम के काफी कपड़े हैंग थे और कुछ सूट ऐसे ही शॉपिंग बैग्स में पड़े थे। ईजल ने उन बैग्स को खोला तो उसके अंदर 20 से 25 मुनासिब कीमत के सूट थे। शायद वो नौकरों को देने के लिए मंगवाए गए थे। ईजल के दिल में टेस से उठी, मगर किसी दूसरे के कपड़े इस्तेमाल करने से ज्यादा वो इन कपड़ों को पहनना पसंद करती। जब ही एक बिल्कुल हल्का स्याह रंग का सूट जिस पर काम के नाम पर सिर्फ एक सफेद प्रिंट बना था वो निकालते वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी। भूख की वजह से उसका हाल बुरा हो रहा था, साथ ही आंखें नींद से बंद हो रही थी। शावर की वजह से आसाब थोड़े पुरसुकून हुए थे। वो थोड़ा रिलैक्स होती। वो बालों को यूं ही भीगता छोड़ हेडर की तरफ बढ़ी। टॉवल उसे दिखा नहीं था। जब ही बालों को अपने दुपट्टे से थोड़ा बहुत खुश करते वो उस नर्म गराज बिस्तर पर लेट गई। रुई जैसा नर्म बिस्तर उसे मिनटों में नींद की वादियों में ले गया। ईजल की आंख अपने ऊपर किसी की गहरी निगाहों को महसूस करते खुली थी। शामिर की वजह वो अपनी नींद भी पुरसुकून तरीके से नहीं ले पा रही थी। गुलाली बड़ी बड़ी आंखों को खोले। उसने जैसे ही अपनी दाएं तरफ देखा, वहां बिस्तर पर अपने साथ मौजूद शामिर बेग को देख अंजल का सांस रुक सा गया। वो खौफजदा से होते एकदम से चीखने लगी, मगर शामिर के भारी हाथ ने उसकी चीखने मुंह में ही रोक दी। ईजल बुरी तरह से मचलती खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद करवाने की कोशिश करने लगी, जबकि शामिर ने मुस्कुराती निगाहों से उसके सुर्ख चेहरे को देख यकदम से हाथ उसकी कमर में हमाइल किए उसे खुद से करीब तर कर लिया। यार रिलैक्स रहो यार, डरो मत, आई एम योर हस्बैंड। शामिर ने लब ईजल के कान की लो पर रखते गंभीर लहजे में सरगोशी की तो ईजल के फांस अखड़ने लगा। शामिर का भारी हाथ अभी तक उसके मुंह के ऊपर था। ईजल की आंखें नम हुई थी। इस शख्स की जरा सी कुर्बत ईजल के लिए जानलेवा थी और वजह वो नफरत थी जो वो शामिर बेचे करती थी। शामिर तो इस नाजुक सी लड़की को बाहों में भरे जैसे दुनिया जहां से बेगाना हो चुका था। वो यहाँ सिर्फ ईजल को देखने आया था, मगर अब देखने से काम काफी आगे बढ़ चुका था। ऐसा नहीं था कि वो दरिंदा हो या फिर अपनी तलब के लिए वो सही गलत भूल जाता, मगर ये पहली बार हुआ था कि जिस लड़की की चाह उसे हासिल करने की जिद उसके दिल ने की थी, वो लड़की उसकी शक्ल देखने की रवादार नहीं थी और वो शख्स उसकी सांसें रोक चुका था। शामिर ने चेहरा उसकी गर्दन में छुपाए गहरा सांस भरा था। माँ दरवाज़ा टैक हुआ था, जिसके बायस शामिर वापस होश में लौटा, मगर इस बार उसका मूड फिर से ऑफ हुआ था। वो जानता था कोई और नहीं उसके डैड ही होंगे। बच गई मेरी मासूम शेरनी। वो जानबूझकर ईजल के सुर्ख हुए गाल को खींचता हंसा था। ईजल को वहीं छोड़े वो बेड से उतरते खिड़की की तरफ बढ़ा और फिर कुछ सोचते वो शाहाना चलता दरवाजे की जानिब बढ़ा। अरे डैड आप? दरवाजे के बाहर खड़े रजा को देख वो हैरत से आंखें फैलाए एक हाथ दीवार पर सहारे के लिए रखता मासूमियत से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रजा तो उसे अपने रूम में देख एकदम से हैरत ज़दा हुए थे। एक नज़र उसके मुस्कुराते चेहरे पर डाल रजा उसे साइड करते कमरे में दाखिल हुए। बेड पर बैठी ईजल को देख उनका रहा सहा सब्र भी जवाब दे गया। शामिर, मना किया था ना कि उसके पास मत जाना। रजा लम्हों में उसे गरिबान से दबोचते उसके चेहरे पर गरजे थे। शामिर मुंह के जाविये बिगाड़ता अपना गरिबान उनसे छुड़वाता खड़ा हुआ। ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं आप यार? वो बीवी है मेरी। जस्ट निकाह की मुबारक देने आया था। नीली आंखों में बेजारगी समोए वो कड़वे से मुंह बनाता आगे पीछे देखने लगा। इसकी बात पर रजा का चेहरा उसके ढीठपन पर फिर से सुर्ख पड़ा था। ईजल बिल्कुल खामोश करवान से टेक लगाए बैठी थी। उसका जहन बुरी तरह से मफलूज हो रहा था। 2 दिनों में वो इस शख्स के हर बुरे रूप से वाकिफ हो चुकी थी और अब उसे ये बात समझ आ चुकी थी कि वो उसके घर में उससे कभी भी महफूज नहीं रह सकती। उस वक्त उसे खुद से ज्यादा बेवकूफ़ और कोई नहीं लगा था जो रजा के कहने और बदनामी के खौफ से इस दरिंदा सिफ्त इंसान से निकाह कर लिया। जा रहा हूं, रास्ता छोड़े मेरा। बाय जाना, रात को अपने कमरे में मुलाकात होगी। ईजल की तरफ देखता वो हंसते हुए रजा को देखे आंख दबाए बोलता रूम से बाहर निकल गया। भाभी? परवेज साहब कमरे में आए तो नरगिस बेगम गुमसुम सी बैठी थी। जी भाई। आंसू साफ करते वो कमरे में आते परवेज साहब और उनकी बीवी को देख सीधी होती बैठी।
जावेद साहब को कल ही दफना दिया गया था। ये साल का खुद कुछ अता पता नहीं था। जब से ईजल के भागने और फिर शामिर के साथ मीडिया पर वो वीडियो अपलोड हुई थी, तब से ये साल का कहीं पता नहीं चला था। जावेद साहब के कफन दफन का बंदोबस्त भी नरगिसी बेगम के भाई ने किया था। परवेज ईसाल के बाबा और जावेद के बड़े भाई थे। ईजल के भागने की खबर ने जहां मोहल्ले वालों को बातें करने का मौका दिया था, वहीं उनके अपने भी इस दौर में पीछे नहीं थे। पहले बेटी के गुम होने की शर्मिंदगी, फिर शौहर के अचानक से फौत होने का गम, और अब वो अच्छे से जानती थी कि परवेज साहब क्यों आए थे। आप जानती हैं, मोहल्ले वाले आपको यहाँ नहीं रखना चाहते। उनके नज़दीक आप ही कसूरवार हैं इन सब की। ज़किया नाक चढ़ाई पहलू बदल रही थी, जबकि नरगिस बेगम बस खामोशी से बैठी उनकी बात सुन रही थी। भाई साहब ने ये घर मेरे नाम कर दिया था बहुत पहले ही। नरगिस ने हैरत से उन्हें देखा। वो अच्छे से जानती थी कि कोई भी बाप अपनी जिंदगी की वाहिद पूंजी, अपना साइबान, कभी अपने दोखले भाई के नाम नहीं करेगा, मगर इस वक्त वो खामोश थीं। वक्त की मारी मार इंसान से जुबान और अल्फाज सब कुछ छीन लेती है, जैसे इस वक्त नरगिस के साथ हुआ था। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपको यहाँ पर रखना काफ़ी मुश्किल है। ऊपर से खर्चा अलग, मोहल्ले वाले वैसे भी आपको जीने नहीं देंगे। वो तमहीद बांधने लगे तो ज़किया ने उन्हें टहोका कराया, तो वो सर हाँ में हिला गए। तो आपको यहाँ से जाना होगा, इसके सिवा और कोई चारा नहीं। आप फिक्र मत करें परवेज साहब, अपनी बहन और उसकी बच्ची का ख्याल रखने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। रमीज साहब, रमीज के भाई, जो उनकी सारी गुफ्तगू और झूठ समझ और सुन चुके थे, कमरे में आते एतमाद से कहा। नरगिस बेगम की आंखें लम्हों में भीगी थीं, जबकि परवेज और ज़किया रमीज को देखने लगे। एक गैरतमंद भाई कभी ऐसा फैसला न करता, मगर अगर वो भाई सच में गैरतमंद हो तो बहनों को ज़माने की गर्मो सर्द से बचाने के लिए उसका साया ही काफ़ी होता है, जैसे कि इस वक्त रमीज बन चुके थे। रिज़ा, मैं आपको बता रही हूँ, ये लड़की मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। रिज़ा जैसे ही कमरे में आए, तमीना बेगम गुस्से और नफरत से फनकारी। रिज़ा उन्हें सब हकीकत बता चुके थे, और सब जानने के बावजूद भी उनका ये रिएक्शन रिज़ा के लिए कुछ गैर मुतवक्की तो हरगिज़ नहीं था। तमीना, मैं कल से बहुत थक चुका हूँ, क्या आप मुझे आराम करने की इजाज़त देंगी? वो इल्तजाइया कहते बेड की तरफ बढ़े। तो अपने रूम में चलें, हम इस रूम में क्यों रहें? तमीना के तो तन बदन में आग लगी थी। ईजिल का अपने रूम में होना उन्हें तलमलाने कर मजबूर कर रहा था। ये भी आपका ही रूम है, वो लफ्ज़ों पर जोर देते उन्हें याद करवाने लगे। जैसे, हाँ तो इतना बड़ा पैलेस है, आप उस लड़की को कोई सा भी रूम दे दें, वैसे भी वो सिर्फ कुछ दिन तक यहाँ है, तो फिर वो मेरे कमरे में क्या कर रही है? ईजिल को उन्होंने सिर्फ मोबाइल पर शामिर की बाहों में उठाए वक्त देखा था। उन्हें तब भी वो लड़की अच्छी नहीं लगी थी, और अब भी। इतना बड़ा पैलेस आपका ही है तमीना, अगर वो बच्ची कुछ दिन आपके परमानेंट रूम में रुक जाएगी तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई हर्ज है। वो काफ़ी चौंके थे। तमीना के लहजे में उभरती नफरत को वो भांप चुके थे। आप नहीं जानते कुछ भी रज़ा, ये छोटे मोहल्ले की लड़कियां ऐसे ही अमीरजादों को अपने हुस्न के जाल में फंसाती हैं और बाद में हर चीज़ पर काबिज हो जाती हैं। वो दबे दबे लफ्ज़ों में अपना खौफ जाहिर करने लगी। मैं सब कुछ जानता हूँ बेगम, यकीन जाने ये छोटे मोहल्ले की लड़की आपके बेटे की जिद से यहाँ मौजूद है। इसमें इस मासूम का कसूर सिर्फ इतना है कि इसके गैर मामूली हुस्न पर आपका साहबजादा आशिक हो चुका है, जिसे वो अपने नाम करने की जिद में है। चाहे जो भी हो रज़ा, ये लड़की बेखानदान की बहू नहीं है, और ना ही मैं इसे कभी तस्लीम करूंगी। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप शामिर को करने दें जो वो चाहता है। वैसे भी अब इसका शरई हक है इस लड़की पर, जब दिल भरेगा तो छोड़ देगा। वो शामिर की आदत से वाकिफ थीं, तभी इतना नाकिस मशवरा दिया। रज़ा तो बीवी के सफाक लहजे पर किंग थे। आप ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि वो आपकी एक मामूली से मुलाजिम की बेटी है, जिसका आगे पीछे पूछने वाला कोई नहीं। अगर यही लड़की किसी अमीर रईस बाप की औलाद होती तो आप ऐसा हरगिज ना सोचती। चले इंसानियत ना सही, मगर एक औरत होने के नाते आप उसको तहफ़्फ़ुज़ दें, ना कि चारा बनाकर अपने बेटे के आगे डालें। उनके लफ्ज़ों में वाज़े अखड़पन था, जैसे तमीना बेगम का रवैया और उसके अल्फाज नहीं बिल्कुल अच्छे न लगे हों। मुझ में इतनी अच्छाइयाँ नहीं है रज़ा कि आपकी तरह दिल बड़ा करके अपना इकलौता बेटा किसी भी मामूली सी लड़की से ब्याह दूँ। रुबाब उसका परफेक्ट मैच है। हुस्न, जहानत, नाम और शोहरत, वो हर तरह से हमारे स्टैंडर्ड पर पूरी उतरती है, और वही मेरी बहू बनेगी। वो वाज़े दो टोक अंदाज में अपना फैसला सुनाती कमरे से बाहर निकल गई। म्यूजिक की बीट पर बहुत से लड़के और लड़कियां झूम रहे थे। ये उन अमीर माँ बाप की औलादें थीं जो स्टेटस और पैसे के चक्करों में अपनी औलाद को सही गलत बताना भूल चुके थे। उनके लिए हाईफाई दिखने के लिए तंग लिबास, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स बनाना, म्यूजिक पर डांस करना और हैवी ड्रिंक्स को एंजॉय करना कूल दिखने का जरिया था। आजकल हर दूसरा शख्स जिसके सर पर पैसे का भूत और नशा सवार हो जाए, वो ज़मीनी खुदा बनने में देर नहीं लगाता, और ऐसा ही हाल शामिर बेग का था। वो भूल चुका था कि जिस लड़की के पीछे वो पागल हो चुका है, वो लड़की उन लड़कियों जैसी नहीं थी जो उसके एक बार बुलाने पर अपनी इज्जत को नीलाम कर देती।
खुदा की बेआवाज लाठी जब किसी पर पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता, और बारे गरीब शामिर बेग पर थी। मगर उसकी रस्सी कितनी और किस कदर दराज हुई थी, ये बात सिवाय उस जात की कोई नहीं जानता था जिसने इस अमीर बिगड़े को सुधारने के लिए एक लड़की को चुन लिया था जो उसके स्टैंडर्ड के सिरे से मैच नहीं करती थी। यार क्या मस्त वीडियो बनाई है तूने। सोशल मीडिया तो शामिर की फैन हो गई है। लड़कियां तो उस लड़की को देखने को मरे जा रही हैं जिसे शामिर बेग बाहों में उठाए हुए था। हमजा ने पैग लगाते पास खड़े राहिल से कहा, जो बत्ती सी दिखाए हंसने लगा। यार लग तो काफी हॉट रही थी, क्या शामिर से बात करें अगर उसका दिल भर गया हो तो। राहिल कमीनगी से हंसता अभी इतना ही बोल पाया था कि हमजा ने उसे बाजू से दबोचते उसे खींचते उसके चेहरे पर मुक्का जड़ा। राहिल नाक से निकलते खून को उंगली से साफ करता हैरत से हमजा को देखने लगा। सोचना भी मत ऐसा वैसा कुछ, वो लड़की अपनी मर्जी से शामिर के साथ नहीं गई बल्कि शामिर उसे शादी से उठा कर ले गया था, और तुझे भी मैंने इसीलिए वीडियो बनाने का कहा था ताकि शामिर खौफजदा हो जाए और उस मासूम लड़की को वापस छोड़ाए। हमजा अभी बात कर ही रहा था जब किसी ने बुरी तरह से उसे गरेबान से पकड़े उसका रुख अपनी तरफ किया और एक साथ 2 से 3 मुक्के उसके मुंह पर मारे। मैं अच्छे से जानता हूं तुझे, तू इतना हमदर्द कब से हो गया। हमजा ने चकराते सर को थामे जैसे ही शामिर को देखा, आंखें हद दर्जा फैली थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त वो क्लब आएगा। मीर मीर डार्लिंग। शामिर जो सख्त गुस्से में हमजा को पीट रहा था अचानक अपने पीछे से आती लड़कियों की आवाजों पर जबड़े भींचते पीछे मुड़ा। क्वाटे, वो घराया था। लड़कियां उसके गुस्से पर एकदम से हैरान सी हुईं। वो पहली बार उसे इतने गुस्से में देख रही थीं। तूने जानबूझकर ये वीडियो वायरल की। बेटा, तेरा ब्रेकअप करवाया था इसीलिए बदला ले रहा है तू, मगर तू शामिर बेग को नहीं जानता। अब तू बच के रह। वो एकदम से उसके कॉलर को छोड़ता गुस्से से बाहर की तरफ निकला। चल अब वो वापस जा रहा है। राहील हंसता हमजा के सूझे चेहरे को देख आंख दबाता बोला तो हमजा भी चारों नाचार शामिर के पीछे निकला था। दिन से रात के 8 बज चुके थे और उसे अभी तक कोई परफेक्ट मंसूबा नहीं मिला था जिस पर अमल करते वो रजा को मना सकता। यार मीर बात सुन। यार आई एम सॉरी अगर तुझे इतना बुरा लगा, मैंने तो बस ऐसे ही तुझे तंग करने के लिए किया था ये सब। हमजा अब उसके पीछे आता बड़बड़ाया था। शामिर जो गाड़ी के बॉनेट पर इत्मीनान से बैठा उसी का वेट कर रहा था। हमजा के बाहर आने पर वो एकदम से छलांग लगाते गाड़ी से उतरा और उसे जोर से गले लगा लिया। राहील और हमजा हैरत ज़दा से थे। अंदर तो वो मारधाड़ कर रहा था और अब एकदम से गले लगा लिया। उन्हें शक हुआ शायद शामिर का दिमाग जगह से खिसक चुका था। तूने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए बेहतर साबित हुआ। हमजा, जानता है तेरी वजह से एज़ल अब मेरी हो चुकी है। उसकी नीली आंखों के साथ नुमाया होते वो 2 खूबसूरत दांत गाल पर उभरता गढ़ा किसी को भी मबहूत कर सकता था। वो हसीन था, शायद हसन का देवता, मगर उसकी हरकतें किसी शैतान से कम नहीं थी। और हसन तो बड़े बड़ों को वरखला देता है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। हमजा ने हैरत से इस्तफसार करते राहील को देखा। तेरा काम हो गया चमचे, तू जा। शामिर ने राहील को वहां से जाने का इशारा किया तो राहील दांत दिखाता वहां से अंदर की तरफ बढ़ा। वो ऐसे कि अंजिल अब मेरी बीवी है, सिर्फ मेरी। हमजा के कंधे पर हाथ रखे वो बिल्कुल पुरसुकून लहजे में बोला था, मगर ये बात हमजा के लिए टक्स धमाके से कम तो हरगिज नहीं थी। वो हैरत ज़दा सा किंग हो से सवालिया निगाहों से देखने लगा। तेरा दिमाग खराब है? तू सच में उससे शादी करना चाहता था? और रबाब, उसका क्या? तू जानता है कि वो लड़की रबाब तेरे लिए कितनी साइको है। अगर उसे इल्म हुआ तो वो उस लड़की एज़ल को जान से मार देगी। मीर, अगर तुझे रबाब से नहीं इस लड़की से ही शादी करनी थी तो फिर रबाब से क्यों की मंगनी? रिलैक्स हमजा, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। एज़ल से शादी सिर्फ इसीलिए की है क्योंकि डैड वहां पहुंच चुके थे। ऊपर से मीडिया में ये बात वायरल हो चुकी है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि मैं इस लड़की एज़ल को हासिल करने के बाद कब तक इसका एडिक्ट रहूंगा, और फिर जैसे ही इसका नशा उतरा मैं इसे छोड़ दूंगा। मेरी लाइफ पार्टनर सिर्फ रूबी है और वही बनेगी, सो डोंट वरी। वो बिल्कुल नॉर्मल से लहजे में बोलता जेब से सिगरेट निकालते सुलगाने लगा, जबकि हमजा अभी तक खामोश था। अब तुझे क्या हुआ? धुआं फिजा में छोड़ते शामिर ने उस सदमे को देख पूछा। शामिर, वो एक लड़की है, कोई बेजान खिलौना नहीं। क्या तू इतना गिर चुका है जो किसी लड़की को पाने के लिए निकाह जैसे पाक रिश्ते का सहारा लिया? हमजा को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसका खास दोस्त किसी मासूम बेगुनाह लड़की के साथ ऐसा करेगा। अगर वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ करता तो उसे इतना सदमा ना लगता जितना कि इस वक्त लगा था। लेक्चर मत दे हमजा, निकाह पाक बंधन है इसीलिए निकाह किया है। अब मेरी मदद कर चुपचाप। कैसी मदद? हमजा चौंका। उसे अंदाजा था वो लड़का जरूर कुछ बुरा या गलत करने वाला था, मगर क्या? काफी देर तक सोचने के बाद बलाखिर खुद में हिम्मत पैदा करते रजा दरवाजे को टैप करते अंदर गए थे। वॉशरूम से निकलती एज़ल को देख रजा का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ गया। एज़ल की सूझी सुर्ख आंखें उसके रोने की चुगली खा रही थी और रजा को फिर से खुद से शर्मिंदगी हुई थी, जिस लड़की को वो आम मुलाजिम की बेटी कहते आए थे। आज उसके लिए अपना दिल तकलीफ में मुब्तला हो रहा था, और वजह शामिर बेग के सिवा और कौन हो सकता था। बेटा, आपने खाना नहीं खाया?
खाने की ट्रे यूं ही मेज पर पड़ी देख वो हैरानगी से पूछने लगे। एजल के सर में शदीद दर्द था। वो बिना कुछ बोले बस खामोशी से जायनमाज ढूंढने लगी, जो उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। बेटा, मैं शामिर की तरफ से आपसे बस कर दें आप। कब तक अपने बेटे की तरफ से माफिया मांगते रहेंगे? और जो ये सब हरकतें करता फिर रहा है उसे जरा बराबर भी एहसास या शर्मिंदगी नहीं। वो बोली तो रोने के बायस उसकी आवाज काफी भारी हो चुकी थी। रजा ने लब भींच लिए। मुझे जाय नमाज बता दें कहाँ है, मुझे नमाज पढ़नी है। उसका सर दर्द से फट रहा था। वो रजा की शर्मिंदगी के बायस मजीद कुछ भी कहे बिना सीधा मुद्दे पर आई। जाय नमाज? रजा बेग का चेहरा खुफ़्फ़त शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ गया। उन्हें याद तक नहीं था कि ये नाम वो कितने अरसे के बाद ले रहे थे। जवानी में कभी कभार नमाज पढ़ते थे, मगर फिर बिजनेस ने ऐसा घेरा डाला कि वो नमाज, कुरान और इस्लाम इन सब से दूर होते चले गए। मजीद रहती कसर इस हाई सोसाइटी के नाम पर माशरे में उभरती बेहयाई ने पूरी कर दी, जो यूनिक और वेल रिच दिखने की सूरत में हर दूसरा इंसान अपनाए हुए हैं। एक दौर था जब दुपट्टा औरत की इज्जत माना जाता था, और आजकल किसी औरत ने दुपट्टा ओढ़ा हो तो यही अमीर कबीर औरतें उन्हें जाहिल और गरीब होने का ताना देती हैं। मगर हकीकत में गरीब तो वो माएँ, वो बीवियाँ और वो औरतें हैं जो माशरे को अमीर दिखाने के चक्कर में ये भूल चुकी हैं कि इस खुदा को भी मुंह दिखाना है। रजा बेग जैसे जाने कितने ही ऐसे घर हैं जहाँ ये अंग्रेज़ी कल्चर अब आम होता जा रहा है। जिन घरों से कुरान की तिलावत की आवाज़ गूंजती चाहिए, अब उन घरों से म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई देती है। बेशक ये खुदा पर है कि वो किसे हिदायत दे या ना दे, मगर बहैसियत एक मुसलमान और एक औरत होते हमें खुद को इस अमली ज़िंदगी में एक मुकम्मल मुसलमान बनना चाहिए, ताकि कल को रोज़े आखिरत अल्लाह की रस्सी हम पर तंग ना हो जाए। ओह सॉरी, आप अमीर लोग हैं और अमीर लोग तो नमाज नहीं पढ़ते। मज़हक़ाख़ीज़ हंसी थी। ऐसा नहीं है कि सब अमीर एक जैसे हैं। जैसे सब उंगलियां बराबर नहीं, वैसे ही हर इंसान, हर घराना दूसरे से मुख्तलिफ है। मगर जैसे अमीरों ने गरीबों के मुताल्लिक अपनी राय कायम कर रखी है, बिल्कुल वैसे ही गरीबों ने अपनी राय कायम की है। ईज़ल इस वक्त वही बोल रही थी जो अपनी आम सी सोसाइटी अपने घर से सुनती आ रही थी, और उसे इस सुनने में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा जो वो उन अल्फाज या अपनी सोच को गलत कहती। बेटा, ऐसी बात नहीं, मैं मंगवाता हूँ। रज़ा को अपनी आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हुई। वो बमुश्किल से बोल पाए थे। एक और बात, जैसा कि आप जान चुकी हैं, शामिर को रोक पाना मेरे बस की बात नहीं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप बहादुर बने और अपना दिफा खुद करिएगा। वो नजरें झुकाए कहते साथ ही कमरे से निकल गए। तो पागल हो चुका है क्या मीर? मैं भला तुझे क्यों मारने लगा? उसकी पूरी बात सुनता हमजा हैरतज़दा सा बेयकीनी से उसे देखते इस्तिफसार करने लगा। उसे अंदाज़ा नहीं था कि शामिर उससे ऐसी वैसी कोई बात करेगा। शामिर ने सिगरेट का धुआं फिजा में छोड़ा और फिर सिगरेट को पाँव के नीचे बुझाया। ये उसका शौक नहीं, आदत थी। वो बस 2 कश लगाता था और सिगरेट को यूं ही फेंक देता। दुनिया का हर नशा उसने टेस्ट किया था, और वो एक बार उन्हें सूंघ कर या फिर आंखें बंद करके बता सकता था कि ये कौन सा और किस किस्म का नशा है। अपनी ज़िंदगी के 4 साल उसने यूरोप में गुजारे थे, जहाँ पढ़ाई बराए नाम और शौक बराए आदत हुआ करते थे।